हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको 10 मिनट के अंदर इलिंगम डायग्राम के बारे में सिखाऊंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में जरूर दिख जाएंगे। इलिंगम डायग्राम कुछ और नहीं, बस एक ग्राफ है ना। तो यहां पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डेल्टा जी और टी के बीच में। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन हो रही है ना। ए से बी बन रहा है। इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखा जा सकता है। शायद आप इनके टर्म्स पहचानते होंगे, जी एच और एस क्या होते हैं। अगर हमें ग्राफ बनाना है डेल्टा जी और टी के बीच में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि y बराबर सी प्लस एम एक्स लिख सकते हैं, क्या है ना? यस सर। ऐसा होने की कंडीशन में आप ये बोलने वाले हो कि भैया यहां पे जो स्लोप है वो स्लोप m इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस डेल्टा एस। अगर एंट्रोपी बढ़ेगी, ध्यान से सुन लें, अगर एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होगा तो एम स्लोप क्या होगा भैया? स्लोप नेगेटिव होगा। और एंट्रोपी अगर कहीं सिस्टम में घट रही होगी, माइनस होगा, तो स्लोप क्या होगा मेरे भैया? पॉजिटिव होगा। तो ऊपर की तरफ ग्राफ मिल रहा होगा। ठीक है, हम क्या बोलते हैं भैया? क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी है। कौन? इलिंगम डायग्राम। हम क्या करते हैं? रिएक्शंस को देख करके ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा रिडक्शन की रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। ये यहां से एक्सप्लेनेशन मिलता है। आपके सामने एक रिएक्शन प्रस्तुत किया गया जहां पे कार्बन को हम बर्न कर रहे हैं। कार्बन है सॉलिड फेज में और हमारा जो O2 है वो है गैसियस फेज में। बन जो रहा है वो भी है गैसियस फेज में। और शायद आपको अंदाजा हो, पता हो कि जो एंट्रोपी होती है वो गैस के अंदर सबसे ज्यादा है, सॉलिड के अंदर बहुत ही कम होती है। लिक्विड वहां पे मॉडरेट लेवल की एंट्रोपी रखता है। शायद आप जानते होंगे। यस सर। एंट्रोपी क्या होता है? जो डिसऑर्डरनेस है, जो रैंडमनेस होती है गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर हम गैस की बात करें तो उन्हीं को हम एंट्रोपी कहते हैं। यहां पर देखिए, सॉलिड के लिए हम मान लेते हैं कि एंट्रोपी ना के बराबर है, जीरो ही मान लेते हैं। और गैस के लिए यहां पर एंट्रोपी और यहां पर एंट्रोपी, सुनना ध्यान से, 1 मोल गैस यहां पर क्या हो रही है? 2 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है। अगर गैस की क्वांटिटी बढ़ रही है तो रैंडमनेस बढ़ रही है, एक दूसरे का सर वहां पर अच्छे तरीके से मॉलिक्यूल्स फोड़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वहां पर एंट्रोपी ज्यादा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एस इक्वल टू पॉजिटिव लिखा जाएगा कि हाँ भैया एंट्रोपी तो बढ़ रही है। तो यहां पर हम बोलेंगे अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्लोप क्या होगा? स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। आइए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है जी, यहां पर आइए। यहां पर आप बोलेंगे CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो गैस होती है। O2 क्या है भैया? ये भी गैस होती है। बन रहा है वो CO2 गैस होती है। देखिए भैया ध्यान से, 2 मोल और 1 मोल, यहां पे 3 मोल गैस रिएक्टेंट की साइड में, प्रोडक्ट की साइड में 2 मोल। आप बोलेंगे जो एंट्रोपी है डेल्टा एस वो क्या हो रही है? एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी माइनस में है। तो स्लोप m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। स्लोप m क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगली रिएक्शन देखें, यहां पर क्या है? कार्बन गैस में। यहां पर आपका O2 क्या है भैया? गैस में। सही लिखा गया क्या? नहीं सर। कार्बन कैसा होता है? कार्बन सॉलिड में। ये O2 गैस में, ये भाई साहब किस में है? ये गैस में। आप क्या बोलोगे कि भैया इनको तो हटा दो, सॉलिड थे। गैस 1 मोल गैस में जा रही है, मतलब एंट्रोपी तो यहां पर करीब करीब जीरो होने वाली है। अगर एंट्रोपी जीरो होने वाली है तो स्लोप भी जीरो होगा, स्ट्रेट लाइन आने वाली है। चलिए देख लेते हैं ग्राफ में। डेल्टा जी और टी के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो स्लोप बताया गया नेगेटिव है, तो कैसे ग्राफ बनाते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के जाइए, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आइए। यहां देखिए स्लोप पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से बना दीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर स्लोप क्या है? आपको दिख रहा है माइनस, तो स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। क्लियर मामला? पहली बात इतना समझ में आपको आना चाहिए। अब आते हैं आपके सामने, आपके सारे दुख दर्द जो इलिंगम डायग्राम में हुआ करते हैं 1 मिनट में समाप्त होंगे। आपके सामने ये कौन लोग प्रस्तुत किए गए? कभी सुना है इनको? इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं। लिथियम के बाबा सरदार, काना मागे आलू पानी में, सुना था ना। लेकिन मैं सिर्फ यहां पर मेटल्स लिखूंगा, तो वाटर हमने यहां पे नहीं लिखा हुआ है। इसी तरीके से सुना ध्यान से भैया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु। यहां पर हनुमान H आता है, इसके बाद कॉपर और Hg आता है। इसके बाद कौन आता है भैया? यहां पर देखिए Ag, Au और प्लैटिनम आता है। ये जो बिरादरी है ये एक्टिव मेटल्स की बिरादरी है। यहां पर एल्युमिनियम और S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो यहां पर लिखे गए हैं। इनको हम एक्टिव मेटल्स कहते हैं। बल्कि मैं कहूं इन मेटल्स की जो एक्टिविटी है, जो रिएक्टिविटी है, बहुत अच्छी है, इस वजह से इनको एक्टिव मेटल्स कहा जा रहा है।
इनकी जो रिएक्टिविटी है वो मॉडरेट लेवल की है। तो मॉडरेट एक्टिविटी यहां पे देखने को मिलती है जो आप यहां पे इतने लोगों को देख रहे हैं, ठीक। लेकिन ये भैया बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करते, तो ये समझ लीजिए कि इनर्ट हैं, है ना। रिएक्टिविटी के मामले में बात की जाए तो करीब करीब इनर्टनेस इसके अंदर मानी जाएगी। कहने का मतलब क्या है भैया, देखो अगर हमने मेटल्स लिए, ध्यान से सुनना, और हम चाहते हैं कि हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दें, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दें, कहीं से वो ऑक्सीजन पाएगा तो वो तुरंत अपना ऑक्साइड बनाएगा। हम एक जनरल सा लिख दे रहे हैं MO, है ना। हो सकता है कि वो M2O टाइप का भी हो, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं एक ऑक्साइड। तो जो ये लोग होते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मेटल्स हैं, एक शानदार मेटल्स हैं, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, या बोलो कहीं से भी ऑक्सीजन खींच करके खुद पकड़ लेते हैं और एक स्टेबल ऑक्साइड बना लेते हैं, क्योंकि ये एक्टिव मेटल्स हैं। मॉडरेट एक्टिविटी जो रखने वाले लोग हैं, ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन कहीं पर प्रेजेंट है उनसे ऑक्सीजन खींचते हैं और अपना क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं इनमें और इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो कहना भैया ये ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। और इनर्ट वालों के तो ऑक्साइड ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा हीट करो क्या हो जाएंगे, मेटालिक फॉर्म में आ जाएंगे उनके ऑक्साइड्स। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। आइए आपके सामने कुछ प्रस्तुत किया जाएगा। एल्युमिनियम को देखिएगा, यहां पर देखिए, एल्युमिनियम एक अच्छा मेटल है विद रिस्पेक्ट टू किसके भैया, मैग्नीज के। तो अगर हमने मैग्नीज का ऑक्साइड लिया और एल्युमिनियम से रिएक्शन करवाई तो होगा क्या, ये एल्युमिनियम इनके ऑक्सीजन को खींच लेगा। मैंने बताया था ना कि एल्युमिनियम की जो एक्टिविटी है वो बहुत शानदार है, ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सीजन को खींच लेती है। तो बनाएगा यहां पर कौन और क्या, एल्युमिनियम बनाएगा Al2O3। और Mn जो होगा वो अकेला बेचारा पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी क्षमता उतनी नहीं थी ऑक्सीजन को पकड़ कर रखने के लिए। सेम कहानी यहां पर है लगानी, आप बोलेंगे यहां पर बनेगा Al2O3 और साथ में आप बोलेंगे बन गया आयरन। समझ रहे हो, दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन की रिएक्शन। एल्युमिनियम खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और Mn को देखिए रिड्यूस करके आप क्या कर रहे हो, Mn के आयन से ले जाकर के आपने उसको कहां पे पटक दिया, उसके न्यूट्रल फॉर्म में। अगला देखिए, क्रोमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, सेम कहानी होगी, Al2O3 बनेगा और रिडक्शन होकर के हमें क्रोमियम मिल जाएगा। इसका मतलब है कि एल्युमिनियम बहुत ही एक्टिव मेटल था, उसने ऑक्सीजन को खींच लिया और उसने स्टेबल Al2O3 बना दिया है। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एल्युमिनियम है वो ऊपर होता है इन सारे मेटल से। समझ बात आ गई है? और यही चीज आपको इलिंगम डायग्राम में देखने को मिलेगी। देखना भैया ध्यान से, नीचे मैंने मैग्नीशियम की लाइन बनाई हुई है। जो मैग्नीशियम की लाइन है, देखिए मैग्नीशियम यहां पे है, इसके बाद एल्युमिनियम की लाइन। तो क्या करना है, जो एक्टिव मेटल्स हैं वो सारे यहां रहते हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो क्या होता है, मेटल की एक्टिविटी घटती जाती है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि उस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी है यहां पर तो बहुत ज्यादा होगी, मान लीजिए -2000 किलो जूल पर मोल मैं लिख देता हूं, ठीक। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो यहां की साइड में क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होने लग जाएगा। इसको क्या बोलोगे, कम होता जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे -2000 है तो यहां पर आप लिख देंगे कि -1000 है। ठीक है जी, समझ बात आ गई होगी शायद। ऐसे करते जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में वैल्यू कम होती जाएगी और पॉजिटिव की तरफ वो बढ़ता जाएगा, है ना। यही कहने का मतलब है। क्यों कहने का मतलब यही है भैया, कैसे ये समझाओ। तो मैग्नीशियम जो है MgO में जा रहा है, ये स्टेबल है। अगर स्टेबल बन रहा है तो निश्चित रूप से उसके लिए, उस प्रोसेस के लिए आप क्या बोलोगे, वो प्रोसेस अपने आप स्मूथली हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आएगी। वो प्रोसेस जो आप बहुत आराम से नहीं होगा, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम माइनस वैल्यू लेके आएगा वो, है ना। ज्यादा माइनस वैल्यू का मतलब है रिएक्शन का आराम से हो जाना। समझ बात आ गई। इसीलिए एक्टिव मेटल्स को नीचे रखते हैं हम। तो देखिए मैग्नीशियम फिर एल्युमिनियम लिखा जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे एल्युमिनियम Al2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसके अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ यहां पे आता है। किसका ग्राफ है, डेल्टा जी और टी के बीच का ग्राफ है। इसी तरीके से अगला देखिए Mn। तो देखिए इसके बाद कौन आया, Mn, और इसके बाद देखिएगा हमने बना दिया आयरन। ठीक, तो कुछ इस तरीके के आपके लिंगम डायग्राम में दिखेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर रटने लग जाते हैं जो लिंगम डायग्राम उनके एनसीईआरटी में छपा हुआ है। तो यहां पर एक बार देख लीजिए, केवल यहां से समझना होता है, बेसिक नॉलेज है, कहानी खत्म। अब सुनना ध्यान से, जो लोग, कृपया ध्यान से सुने, जो लोग इस इलिंगम डायग्राम में नीचे की तरफ होते हैं, इस वाले ग्राफ में इस वाली लाइन पर नीचे की तरफ होते हैं, वो मेटल्स क्या कर सकते हैं, ऊपर रहने वाले मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। यही तो हो रहा है। एल्युमिनियम नीचे, तो एल्युमिनियम मेटल जो है इनके ऑक्साइड्स को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए एक लाइन लिखी गई है, कृपया जरूर पढ़ें। अब से आपको इन नोट्स के लिंक भी मिल जाया करेंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है जी, अगले पर आ जाते हैं। एक कार्बन O2 से रिएक्शन करके CO2 बनाता है, तो ग्राफ क्या था, सीधा सीधा मिलता है, पीछे हमने बताया था अभी। और हमारा कार्बन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो ग्राफ देखिए नीचे की तरफ आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाता है। देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। तो इन 3 ग्राफ के बारे में जानिएगा और समझें। ये जो टेम्परेचर है वो 710 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर ये तीनों लोग कहीं ना कहीं आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो ये टेम्परेचर क्या 710 डिग्री है। यहां पे इस टेम्परेचर से नीचे वाला जो रेंज है इसको हम लोअर टेम्परेचर रेंज कहते हैं, लोअर टेम्परेचर रेंज कहते हैं। और इस टेम्परेचर के इधर की बात करें तो इसको हम हाई टेम्परेचर रेंज कहते हैं। ये हाई टेम्परेचर रेंज और ये लो टेम्परेचर रेंज है। ठीक है जी। अब आपके मन में एक प्रश्न गूंजेगा, अगर नहीं है प्रश्न तो चलिए मैं प्रश्न दे ही देता हूं। आपसे पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन, इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो लो टेम्परेचर रेंज में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इनमें से कौन सा ऐसा है जो हाई टेम्परेचर रेंज में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो कैसे जवाब देना होता है, समझें, सुने ध्यान से कृपया। ठीक है जी। किसके लिए पूछा जा रहा है, बोलो भैया क्या बोला गया है, रिड्यूसिंग नेचर के लिए क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा है जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लोअर टेम्परेचर रेंज में। लोअर टेम्परेचर रेंज भैया ये वाला रेंज है। तो ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कौन करेगा, दूसरे को रिड्यूस करना है तो भैया आप क्या होंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो बताइएगा खुद को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है यहां पे, और कौन सा ग्राफ उससे रिलेटेड है। तो आप कहेंगे कि देखो भैया लोअर टेम्परेचर रेंज में, देखना ध्यान सब लोग, लोअर टेम्परेचर रेंज में आप जो ये ग्रीन लाइन देख रहे हो, ये वाली ग्रीन लाइन इससे रिलेटेड है, जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 गैस में कन्वर्ट हो रही है। इस लो टेम्परेचर रेंज में देखें, और इस ब्लू लाइन के लिए बोली जाए तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन जो है वो किस में जा रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जा रहा है। क्लियर है, ध्यान सुनना। कार्बन मोनोऑक्साइड खुद को ऑक्सीडाइज करा रहा है। अरे कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +4, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, है ना, करेगा। यस सर। तो लो टेम्परेचर रेंज में आपको ये ग्राफ नीचे दिख रहा है, और जो लोग ग्राफ नीचे रखते हैं यहां पर वो क्या होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब लो टेम्परेचर रेंज में कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं माना जाएगा। अब मैं बात करता हूं हाई टेम्परेचर रेंज में, सिर्फ इतना देखना कि किसका ग्राफ नीचे है, दैट्स इट। अब देखिए हाई टेम्परेचर रेंज की मैं बात करूं तो ये क्या है भैया, कार्बन से रिलेटेड है ये वाला ग्राफ। ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड से नीचे कौन है, आप कहेंगे हाई टेम्परेचर रेंज पे कार्बन जो होगा वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बोलो भाई कार्बन क्या होगा, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड। मामला क्लियर है, शायद आपको समझ में आया होगा। ये रिएक्शन कब फीजिबल है कब नहीं जरूर बताइएगा। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि ये लो टेम्परेचर रेंज में, और इसको बताइएगा, है ना, यहां पर भी देख लीजिएगा, ये भी ये बताइएगा हाई टेम्परेचर रेंज में। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इसके बाद बताते हैं ना। लो टेम्परेचर रेंज और हाई टेम्परेचर रेंज, हाई टेम्परेचर रेंज, हाई टेम्परेचर रेंज। और यहां पर देखें कृपया ध्यान से, कृपया ध्यान से देखें। एक चीज अभी आई थी, ये देखिए, ये एक लाइन आती है, ये जो लाइन व्हाइट कलर से बनाई गई है, ये लाइन किसके लिए है भैया, कि हमारा जो आयरन है Fe वो FeO में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है जी, हमारा जो आयरन है वो FeO में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो फीजिबल है। कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है बताइए, A B C D। क्या आप बता ले जाएंगे, क्या आप बता ले जाएंगे, क्या देखना है, सिंपल सी बात देखनी है कि देखो भैया लो टेम्परेचर रेंज में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, आयरन वाली लाइन को और CO वाली लाइन, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन को, तो आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। अगर खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है तो वो CO2 बनाएगा। क्या करेगा, CO खुद को CO2 बनाएगा लोअर टेम्परेचर रेंज में। लोअर टेम्परेचर रेंज में CO क्या करेगा, खुद को CO2 बनाएगा, मतलब ये रिएक्शन फीजिबल है। बट लो टेम्परेचर रेंज में फीजिबल है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? यस सर। अब आते हैं इसी चीज को हाई टेम्परेचर रेंज में पढ़ते हैं। देखना भैया, इन्हीं दोनों को हाई टेम्परेचर रेंज में पढ़ना है, तो आप बोलेंगे हाई टेम्परेचर रेंज में भी जो हमारा CO है वो क्या है भैया, इस Fe के नीचे ही आएगा, तो निश्चित रूप से ये इसको रिड्यूस कर पाएगा। तो लो टेम्परेचर रेंज एंड हाई टेम्परेचर रेंज दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड इसको रिड्यूस कर पा रहा है। ये हमने देखा यहां से कि ग्राफ जिसका नीचे था, ग्राफ नीचे होने का मतलब है कि डेल्टा जी उस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो ओवरऑल जब पूरी रिएक्शन के लिए निकालोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव में आ जाएगा। क्लियर मामला। अब ऊपर आते हैं, कार्बन और किसके बीच में, आयरन के बीच में। देखना आयरन की ये लाइन है, लेकिन कार्बन वाली लाइन ये ब्लू वाली लाइन है। तो लो टेम्परेचर रेंज में आयरन वाली लाइन नीचे है, इसका मतलब ये कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये कार्बन अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता लो टेम्परेचर रेंज में, तो ये इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन इधर आइए,
इधर आइए भैया, ये व्हाइट वाली लाइन आयरन की लाइन है, ये कार्बन की लाइन है। आप बोलेंगे ये जो रिएक्शन है वो आराम से होगी, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि वो लाइन क्या है, नीचे की तरफ, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर रेंज में आराम से रिएक्शन हो जाएगी। और यही चीज आपको मिलती है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कि हाई टेम्परेचर रेंज में कार्बन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन लो टेम्परेचर रेंज एंड हाई दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड काम कर रहा होता है। आपको शायद आनंद आएगा। आगे बढ़ जाता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए दिया जाएगा। देखिए मैग्नीशियम के लिए हमने ये लाइन बनाई, अगर कोई पूछे कि यहां पर टेढ़ी क्यों हो गई तो समझ लीजिए यहां पर फेज का चेंज हुआ है। पहले क्या था हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। इस टेम्परेचर रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या बनता है, सॉलिड बनता है। लेकिन यहां पर जाने के बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम मेल्ट हो गया, मैग्नीशियम अब लिक्विड हो गया और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान देंगे, पहले ये मैग्नीशियम भी सॉलिड था इस टेम्परेचर रेंज तक, क्योंकि ये टेम्परेचर रेंज वो है जहां पर हमारा मैग्नीशियम जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट होगा आप क्या बोलेंगे, एंट्रोपी बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ी। अगर यहां वाले केस में आप क्या बोलोगे, एंट्रोपी बहुत बढ़ जाएगी रिएक्टेंट के साइड में, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में घट जाएगी। तो ओवरऑल क्या बोलोगे, ओवरऑल क्या होगा, एंट्रोपी बहुत ज्यादा घटेगी। अगर एंट्रोपी बहुत ज्यादा घटेगी इस वाले प्रोसेस के अंदर तो कहोगे कि आपका जो स्लोप होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। समझ बात आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये कहानी होती है। तो आप बोलोगे कि ये पॉइंट क्या बताता है, ये पॉइंट बताता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये लाइन कि ये स्लोप हमने ऊपर की तरफ यहां पर क्यों बनाया है। ये किससे रिलेटेड है, ये मैग्नीशियम से रिलेटेड है। ऐसी कुछ कहानी आप देखिए एल्युमिनियम के लिए। एल्युमिनियम हमेशा क्या है, सीधी लाइन दे रहा है ना। यहां पे एल्युमिनियम इतने टेम्परेचर रेंज में कहीं भी मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इस टेम्परेचर रेंज पे आपको मेल्ट होता हुआ क्या दिख जाएगा, इस टेम्परेचर रेंज पे क्या मेल्ट होता हुआ दिख जाएगा, मैग्नीशियम। इस टेम्परेचर पर मैग्नीशियम मेल्ट हुआ है, ठीक। लेकिन यहां पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर, जो कि टेम्परेचर किससे रिलेटेड है भैया, 1400 डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड है, जहां पे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब वहां पे मिल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर डेल्टा जी की क्या वैल्यू होगी। डेल्टा जी कौन से प्रोसेस, किसी एक के लिए नहीं, दो प्रोसेस हो रहा है ना। अब आपके पास दो प्रोसेसेस हो रहे हैं इस तरीके से, तो जो इसका रिजल्टेंट प्रोसेस होगा वहां पे अगर हम डेल्टा जी की बात करें और यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट के लिए डेल्टा जी दोनों रिएक्शन के लिए सेम है, इसलिए लिखा जाता है, देखिएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ Al2O3 एंड MgO कर्व्स द डेल्टा जी नॉट बिकम्स जीरो फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों का जो ओवरऑल रिजल्टेंट रिएक्शन आएगा उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है बात, यस सर। अब ये क्वेश्चन आप बताएंगे, ए एंड बी आपसे पूछा गया 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कौन सी रिएक्शन फीजिबल होगी। बताइए कौन सी रिएक्शन फीजिबल होती है 1400 डिग्री सेल्सियस से, जो नीचे की तरफ होगी वो हमेशा होती जाएगी, उसका ऑक्साइड जरूर बनेगा जो नीचे की तरफ है। समझ बात आ गई होगी। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।